कानूनी भाषा अक्सर एक घने जंगल की तरह लगती है ना? जहां हर तरफ मुश्किल शब्दों की झाड़ियां और जटिल धाराओं के रास्ते हैं जिनमें खो जाना बहुत आसान है। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास उस जंगल का एक नक्शा हो, एक ऐसा नक्शा जो हर रास्ते को साफ साफ दिखाए। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो ठीक यही करने की कोशिश करते हैं। ये दस्तावेज घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून 2005 को समझने के लिए विजुअलाइजेशन मतलब मानसिक तस्वीरों का सहारा लेते हैं। तो आज हम इसी नक्शे का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम इस कानून की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं, बल्कि असल जिंदगी में महिलाओं को सुरक्षा और न्याय देने का एक ढांचा कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और इसे बेहतर समझने के लिए हम इन दस्तावेजों में दी गई एक काल्पनिक कहानी का सहारा लेंगे। हम एक महिला की यात्रा को देखेंगे कि ये कानून उसके लिए कैसे काम करता है। वैसे ये जानना दिलचस्प है कि ये कानून 26 अक्टूबर 2006 से पूरे भारत में लागू है और इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि महिलाओं को तुरंत राहत और सुरक्षा देना है। ठीक है, तो फिर इस कहानी के किरदारों से ही शुरू करते हैं। किसी भी कहानी की तरह यहाँ भी मुख्य किरदार हैं। दस्तावेज के मुताबिक पहला और सबसे अहम किरदार है पीड़ित महिला। विजुअलाइजेशन में उसे एक ऐसी महिला के तौर पर दिखाया गया है जिसके चारों ओर टूटे हुए कांच या दीवारें हैं जो शायद उसके दर्द और बिखरे हुए भरोसे को दिखाती हैं। और ये सिर्फ एक भावनात्मक तस्वीर नहीं है, इसका एक ठोस कानूनी आधार है। कानून की भाषा में इन्हें अग्रीव्ड पर्सन या व्यथित व्यक्ति कहा जाता है। इसका मतलब है कोई भी महिला जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही है या रह चुकी है जिसके साथ उसका घरेलू रिश्ता है और उसका आरोप है कि उसे हिंसा का सामना करना पड़ा है। कहानी का दूसरा किरदार है वो व्यक्ति जिस पर आरोप है, जिसे कानून की भाषा में रिस्पोंडेंट या प्रत्युत्तरदाता कहते हैं। दस्तावेज में उसे एक धुंधली सी आकृति के रूप में दिखाया गया है जिस पर एक चेतावनी का लाल निशान है। ये धुंधलापन शायद इस बात का प्रतीक है कि आरोप साबित होने तक पहचान को एक दायरे में रखा जाता है। और कानूनी तौर पर ये कोई भी वयस्क पुरुष हो सकता है जिसके साथ महिला का घरेलू रिश्ता रहा हो। ये जानना जरूरी है कि कानून ने यहाँ साफ तौर पर वयस्क पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया है। और इन दोनों किरदारों को जो चीज जोड़ती है वो है घरेलू नातेदारी। दस्तावेज इसे एक उलझे हुए जाल की तरह दिखाता है जो दोनों को जोड़ता है। ये दिखाता है कि ये रिश्ते कितने पेचीदा हो सकते हैं, जहां प्यार और हिंसा वो एक साथ मौजूद हो सकते हैं। और यही इस कानून का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। घरेलू नातेदारी का मतलब सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। ये कानून खून के रिश्ते, शादी या शादी जैसे रिश्ते और यहां तक कि गोद लेने से बने रिश्तों को भी मान्यता देता है। शर्त बस इतनी है कि वे कभी एक साझा घर में साथ रहे हों। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कानून सिर्फ पति के खिलाफ ही नहीं बल्कि ससुर, देवर या घर में रहने वाले किसी भी पुरुष रिश्तेदार के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। माँ बेटा, भाई बहन, सास बहू, ननद भाभी, अगर वे एक ही छत के नीचे रहते हैं और हिंसा होती है तो ये कानून लागू होता है। इसी व्यापक परिभाषा ने इस कानून का दायरा बहुत बड़ा कर दिया है और उन हजारों महिलाओं को आवाज दी है जो शादी के अलावा दूसरे रिश्तों में भी हिंसा झेल रही थी। तो किरदार समझ आ गए, पर इस कहानी का असली विलेन यानी घरेलू हिंसा असल में है क्या? क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर लोग इसे सिर्फ मारपीट या शारीरिक चोट ही समझते हैं। और यहीं पर ये कानून समाज की सोच को चुनौती देता है। ये कानून कहता है कि हिंसा के कई चेहरे होते हैं, कई ऐसे रूप जो दिखते नहीं पर गहरे जख्म देते हैं। दस्तावेज इसे समझाने के लिए 4 अलग-अलग प्रतीक या आइकॉन इस्तेमाल करता है। पहला तो सबसे साथ है शारीरिक हिंसा, जिसे टूटी हुई हड्डी के आइकॉन से दिखाया गया है। ये तो हम सब समझते हैं। हाँ, कानून की नजर में शारीरिक दुरुपयोग का मतलब है कोई भी ऐसा काम जो शारीरिक दर्द या चोट पहुंचाए या जीवन के लिए खतरा पैदा करे। इसमें थप्पड़ मारने से लेकर धक्का देना या कोई भी तरह की मारपीट शामिल है। ये हिंसा का सबसे कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप है। दूसरा आइकॉन है यौन उत्पीड़न का। दस्तावेज कहता है कि ये एक अस्पष्ट सा आइकॉन है, शायद इसलिए कि इसकी प्रकृति बहुत निजी और संवेदनशील होती है। सही है। लैंगिक दुरुपयोग में कोई भी ऐसा आचरण शामिल है जो यौन प्रकृति का हो और महिला का अपमान करे, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाए। ये एक बहुत ही व्यापक परिभाषा है।
इसे साबित करना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन कानून में इसका होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रगति है, क्योंकि ये स्वीकार करता है कि यौन हिंसा सिर्फ अजनबियों द्वारा नहीं बल्कि करीबी रिश्तों में भी होती है। तीसरा आइकॉन मुझे सबसे ज्यादा असरदार लगा, मौखिक और भावनात्मक शोषण, जिसे एक चीखते हुए मुंह से दिखाया गया है। ये वो हिंसा है जो दिखती नहीं पर शायद किसी इंसान का आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ देती है। और कानून इसे बहुत गंभीरता से लेता है। मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग में लगातार अपमान करना, गालियां देना, चरित्र पर सवाल उठाना या किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना जिसकी पीड़ित को परवाह है, ये सब शामिल है। ये उस मानसिक क्रूरता को सीधे तौर पर हिंसा मानता है जिसे हमारा समाज अक्सर पति पत्नी के बीच नोक झोंक कहकर टाल देता है। और चौथा और आखिरी आइकॉन है आर्थिक शोषण का, जिसे एक टूटे हुए गुल्लक के प्रतीक से दिखाया गया है। अच्छा, तो अपनी पत्नी की कमाई छीन लेना या उसे खर्चे के लिए पैसे ना देना भी कानूनी तौर पर घरेलू हिंसा है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसे परिवार का अंदरूनी मामला मानकर नजरअंदाज कर देते होंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक दुरुपयोग का मतलब है महिला को उसकी संपत्ति या उन संसाधनों से वंचित करना जिन पर उसका कानूनी हक है। इसमें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे ना देना, उसे नौकरी करने से रोकना या उसकी कमाई अपने कब्जे में ले लेना भी शामिल है। इसका मकसद पीड़ित को आर्थिक रूप से पंगु और पूरी तरह से निर्भर बनाना होता है, जो अपने आप में नियंत्रण का एक बहुत क्रूर रूप है। तो इसका मतलब 2005 में ये कानून बनने से पहले अगर कोई पति अपनी पत्नी को पैसे नहीं देता था या उसे सबके सामने जलील करता था तो कानूनी तौर पर उसे हिंसा माना ही नहीं जाता था। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। पहले ज्यादातर मामले दहेज से जुड़ी शारीरिक हिंसा या क्रूरता के इर्द गिर्द घूमते थे। इस कानून ने पहली बार हिंसा के इन अदृश्य लेकिन उतने ही विनाशकारी रूपों को कानूनी मान्यता दी। इसने लाखों महिलाओं को ये कहने का अधिकार दिया कि हाँ, मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत है और वो गैर कानूनी है। तो अगर हमारी काल्पनिक कहानी में महिला ये साबित कर पाती है कि उसके साथ इनमें से किसी भी तरह की हिंसा हुई है, तो कानून उसे बचाता कैसे है? सिर्फ ये मान लेना कि हिंसा हुई है काफी तो नहीं है। समाधान क्या है? यहीं पर यह कानून सिर्फ समस्या को परिभाषित नहीं करता बल्कि समाधान भी देता है। दस्तावेज में इसके लिए दो बहुत शक्तिशाली विजुअल्स का इस्तेमाल किया गया है। पहला है संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर। इसकी कल्पना एक अदृश्य लेकिन मजबूत ढाल के रूप में की गई है जो पीड़ित महिला के चारों ओर बन जाती है। एक मिनट, ये अदृश्य ढाल सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करती है? मेरा मतलब, अगर कोई आदमी अपनी पत्नी से संपर्क करने या उसे परेशान करने पर तुलाई हो तो क्या एक कागज का आदेश उसे रोक पाएगा? ये सवाल बहुत जायज है। ये अदृश्य ढाल असल में मजिस्ट्रेट का एक कानूनी आदेश है और ये कई चीजों पर पाबंदी लगाता है। ये आरोपी को हिंसा करने से रोकता है, ये उसे पीड़ित के काम करने की जगह या अगर बच्चे हैं तो उनके स्कूल के पास जाने से भी रोक सकता है। यहां तक कि ये पीड़ित से किसी भी तरह का संपर्क करने, चाहे वो फोन पर हो, मैसेज से हो या किसी और के जरिए, उस पर भी पाबंदी लगा सकता है। इसका मकसद पीड़ित को तुरंत एक सुरक्षित माहौल देना है ताकि उस पर कोई दबाव न बना सके। और अगर फिर भी वो आदेश न माने तो फिर ये सिर्फ एक दीवानी मामला नहीं रह जाता, ये एक आपराधिक मामला बन जाता है जिसकी सजा भी है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि कानून की ताकत है जो उस ढाल को मजबूत बनाती है। ठीक है, ये एक तो हुई शारीरिक सुरक्षा की बात, लेकिन हिंसा की वजह से जो भावनात्मक और आर्थिक नुकसान हुआ है उसका क्या? खासकर अगर महिला आर्थिक रूप से निर्भर हो। इसके लिए दूसरा विजुअल है धन संबंधी अनुतोष, मॉनेटरी रिलीफ। इसका दृश्य है कि पीड़ित के हाथों में चमकदार धन की थैली गिर रही है। ये धन की थैली कानून के तहत मिलने वाली आर्थिक राहत है। कानून ये मानता है कि हिंसा की वजह से पीड़ित को न केवल शारीरिक और मानसिक बल्कि गहरी आर्थिक चोट भी पहुंचती है। इस प्रावधान के तहत मजिस्ट्रेट आरोपी को आदेश दे सकता है कि वो पीड़ित को मुआवजा दें। इस मुआवजे में क्या क्या शामिल हो सकता है? क्या ये सिर्फ गुजारे भत्ते तक सीमित है या इसमें और भी कुछ है, जैसे अगर हिंसा की वजह से किसी की नौकरी छूट गई हो? इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे हिंसा की वजह से हुई आय की हानि, यानी अगर महिला काम पर नहीं जा सकी तो उसका मुआवजा, इलाज पर हुए मेडिकल खर्च, अगर पीड़ित की किसी संपत्ति जैसे उसके गहनों या सामान का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई,
और सबसे महत्वपूर्ण, महिला और उसके बच्चों के भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। इसका पूरा उद्देश्य पीड़ित को आर्थिक रूप से फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना है। ठीक है, तो आदेश मिल गया, पीड़ित के चारों ओर एक अदृश्य ढाल भी बन गई और उसे आर्थिक मदद का आदेश भी मिल गया। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो आपने पहले उठाया था। मान लीजिए आरोपी इस अदृश्य ढाल को नहीं मानता, अगर वो फिर भी महिला को परेशान करे, आदेश तोड़े, तब क्या होता है? क्योंकि जैसा मैंने कहा, कानून का डर तो सजा से ही होता है। आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। कोई भी कानून तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक उसके उल्लंघन के गंभीर परिणाम न हो, और ये कानून इस बात को समझता है। इसके लिए दस्तावेज में एक बहुत साफ तस्वीर है। आरोपी के ऊपर एक जेल का दरवाजा बंद होता है जिस पर लिखा है 1 साल तक कारावास या 20,000 रुपए जुर्माना। ये संदेश बहुत सीधा और स्पष्ट है। ये विजुअल सीधे तौर पर कानून के उस प्रावधान को दिखाता है जो संरक्षण आदेश को तोड़ने के परिणाम बताता है। अगर आरोपी संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है तो ये अपने आप में एक अलग और गंभीर अपराध बन जाता है, और अगर ये अपराध साबित हो जाता है तो उसे 1 साल तक की कैद या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये तो वाकई गंभीर परिणाम है। और बात ये खत्म नहीं होती। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका उल्लेख दस्तावेज में है। ये अपराध संज्ञेय और अजमानतीय माना जाता है। ये 2 शब्द इस प्रावधान को और भी ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। चलिए इन कानूनी शब्दों को थोड़ा सरल करते हैं। संज्ञेय का क्या मतलब है? संज्ञेय या कॉग्निजेबल अपराध का मतलब है कि पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट के वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर पुलिस के पास ये मानने का पुख्ता कारण है कि संरक्षण आदेश का उल्लंघन हुआ है, तो वो सीधे कार्रवाई कर सकती है, यानी गिरफ्तारी कर सकती है। अच्छा। इससे पीड़ित को तुरंत सुरक्षा मिलती है और प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। और अजमानतीय या नॉन बेलेबल का? इसका मतलब है कि जमानत मिलना आरोपी का अधिकार नहीं होता है। जमानत दी जाएगी या नहीं, ये पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। अदालत मामले की गंभीरता, आरोपी के व्यवहार और पीड़ित की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लेती है। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि संरक्षण आदेश को हल्के में ना लिया जाए। तो कुल मिलाके हमने इस नक्शे के सहारे क्या समझा? हमने देखा कि कैसे ये कानून सिर्फ शब्दों का जाल नहीं, बल्कि किरदारों, पीड़ित, आरोपी, हिंसा के साफ साफ प्रकारों, शारीरिक, मौखिक, आर्थिक, यौन और समाधानों, मतलब सुरक्षा की ढाल, आर्थिक मदद, इन सब की एक पूरी व्यवस्था है। ये कहानी की तरह है जिसका एक ढांचा है, जिसमें समस्या है, समाधान है, और अगर कोई समाधान को नहीं मानता तो उसके लिए सजा का भी एक ठोस प्रावधान है। बिल्कुल, इस कानून ने एक ढांचा प्रदान किया है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसने घरेलू हिंसा की परिभाषा को समाज की संकीर्ण सोच से बाहर निकाला और उन रूपों को भी शामिल किया जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता था। इसने महिलाओं को दीवानी कानून के तहत तुरंत राहत पाने का एक बहुत प्रभावी अधिकार दिया, जो पहले फौजदारी कानून की लंबी प्रक्रियाओं में उलझ जाता था। तो यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक और शक्तिशाली कानून है। हाँ, ये कागज पर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम बात ये हो सकती है, कानून सुरक्षा का वादा तो करता है, लेकिन जमीन पर इसका असर सामाजिक जागरूकता और इसे लागू करने वाली एजेंसियों की इच्छा शक्ति पर कितना निर्भर करता है। एक अदृश्य ढाल तभी काम करती है जब उसे थामने वाले हाथ मजबूत हों। कानून अपनी जगह है, पर एक समाज के तौर पर हमारी और आपकी भूमिका क्या है? ये एक सवाल है जो ये कानून हम सबसे पूछता है।